हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में रेस्पिरेशन टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन से टोटल 3 क्वेश्चन 2021 में आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा था, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज़। ऑर्गेनिक एसिड्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट जिसे हम RQ बोलते हैं वो कितना होता है? A 0, B 1, C लेस देन 1 या फिर D मोर देन 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ऑर्गेनिक एसिड का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट होता है वो मोर देन 1 होता है। अब ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट एक्चुअली होता क्या है? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड होता है, मतलब कितना वॉल्यूम रिलीज़ किया किसी बायोमोलिक्यूल ने और उसने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया। जितना वो वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम करती है उसके बिहाफ में वो कितना CO2 का वॉल्यूम रिलीज़ कर रहा है। कोई भी बायोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स, व्हाटएवर, है ना। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब ये जो RQ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में 1 होता है। मींस अगर हमने 5 ml हमारा ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है तो उसमें 5 ml ही CO2 रिलीज़ होगा, ठीक है। तो वो कितना बना देता है कि RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 1 हो जाता है। फैट का RQ 0.7 होता है, प्रोटीन का RQ 0.9 होता है, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि क्वेश्चन था वो 4 होता है। एक्चुअली जो ऑक्सैलिक एसिड होती है उसका RQ 4 होता है। जनरली हम इन जनरल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड का RQ मोर देन 1 होता है, ठीक है। RQ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में RQ कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। सकुलेंट प्लांट्स के केस में RQ 0 होता है। सकुलेंट प्लांट्स मीन जीरोफिटिक प्लांट्स, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, लाइक एलोवेरा, ओपनशिया, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इनके केस में जो RQ रहता है वो 0 रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम हमने एयर का इंस्पायर किया और कितना एक्सपायर किया, मीन्स कितना एयर हमने इनहेल किया और कितना एयर हमने बाहर निकाला, एक्सहेल किया अपनी बॉडी से। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? A टाइडल वॉल्यूम, B रेजिडुअल वॉल्यूम, C वाइटल कैपेसिटी या फिर D इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीदिंग में हम जितना भी एयर इनहेल करते हैं या फिर जितना एयर हम एक्सहेल करते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, मतलब 500 ml इसका अमाउंट होता है। हम एक इनहेलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 500 ml एयर इनहेल करते हैं। ये 500 ml भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 150 ml और 30% एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है, और 350 ml दैट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70%, इसे हम वेंटिलेशन वॉल्यूम कहते हैं। अब ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम और वेंटिलेशन वॉल्यूम होता क्या है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि कुछ जब हम इनहेल करते हैं एयर तो कुछ अमाउंट एयर का हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मतलब है हमारे ट्रैकिया में, ब्रोंक्यूल्स में रह जाता है, वो एल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाता। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितनी एयर रह जाती है, जितना वॉल्यूम एयर का रह जाता है, उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 150 ml होता है आउट ऑफ 500 ml, है ना। और जो बाकी इस बचा दैट इज़ 350 ml, ये एक्चुअली में हमारे एल्वेलाई तक पहुंचता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। तो एल्वेलाई क्या होता है? बेसिकली एल्वेलाई हमारी लंग्स की यूनिट होती हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें एयर जाकर फिल होती है ना। तो एल्वेलाई तक केवल 350 ml एयर ही एल्वेलाई तक पहुंचती है, जिसे हम वेंटिलेशन वॉल्यूम बोलते हैं। वेंटिलेशन वॉल्यूम मतलब जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, उसे हम वेंटिलेशन वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसके बाकी जो ऑप्शंस थे, जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर B दे रखा था उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये इसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml तक। ये एयर का वो वॉल्यूम होता है जो कभी भी हम एक्सेल आउट नहीं करते हमारी बॉडी से। मीन्स अगर हम फोर्सफुल एक्सेलेशन भी करते हैं ना, जैसे हम फोर्सफुल ब्रीदिंग जब कर रहे होते हैं, जब हम फोर्सफुली एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी
फोर्सफुली एयर को एक्सेल करने के बाद भी 1100 से 1200 ml तक जो एयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे लंग्स में रहती ही रहती है ना। उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की वो कैपेसिटी होती है जो कि हम फोर्सफुल एक्सेल कर सकते हैं एक बार फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। जैसे हम जब योगा प्राणायाम करते हैं तो हम जब फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं ना, फोर्सफुली एयर को अंदर लेकर जाते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, उसके बाद फोर्सफुली ही हम एक्सहेलेशन करते हैं। तो वो जो टोटल एयर होती है वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml। तो ये तीनों मिलकर वाइटल कैपेसिटी बनाती हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4700 ml होता है। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम भी बोलते हैं। Complementary volume. It is that volume of extra air that can be forcefully inhaled over tidal volume. Complementary air या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एयर का वो अमाउंट होता है, वो वॉल्यूम होता है जो कि हम टाइडल वॉल्यूम के बाद भी फोर्सफुल इनहेल कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग ली, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद भी हम कितनी एयर और ब्रीद कर सकते हैं और हम कितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं एयर को, तो उस अमाउंट को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जिसका अमाउंट होता है 2500 ml से 3100 ml तक, है ना। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 99 ऑफ क्वेश्चन पेपर, विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग स्पीच। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ निकलती है, वो वोकल कॉर्ड्स के, उन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस किस वजह से पॉसिबल हो पाता है। इन चारों में से वो क्या है जो इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट्स, ऑप्शन नंबर बी टेंडन, ऑप्शन नंबर सी इंस्पायर्ड एयर या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सपायर्ड एयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्सपायर्ड एयर। जब हम एयर को एक्सपायर कर रहे होते हैं, एयर को अपने शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, तब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें वाइब्रेशंस होते हैं और ये वाइब्रेशन रेस्पिरेशन, हमारी स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी जो आवाज़ का प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस की वजह से होता है। ये वोकल कॉर्ड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट लैरिंग्स में होते हैं। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है जो कि फेरिंग्स के नीचे होता है, हमारे नेक रीजन में। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स से ही फिर वो ट्रैकिया रन करती है। ओके, तो जो लैरिंग्स होता है उसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं और उसमें ही ये वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स साउंड तब प्रोड्यूस करते हैं जब ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, आपस में मिलते हैं। और ये जब वाइब्रेशंस किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? जब हमारे बॉडी से या फिर हमारे लंग्स से एयर बाहर निकल रही होती है, एक्सहेल आउट हो रही होती है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अगर हम बोलते हैं तो बोलते टाइम हमारे मुंह से एयर बाहर निकलती है, हमारे माउथ से एयर बाहर निकलती है। तो एयर बाहर निकलती है, एक्सपिरेशन होता है या फिर एक्सहेलेशन होता है। इसी की वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशंस की वजह से स्पीच या फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।